हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है, असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका पेपर जो है नज़दीक आता जा रहा है। और आज जो है आपकी जो है डेट 30 हो चुकी है। 30 के बाद आपके पास सिर्फ अब 2 ही महीने बचे हैं, अगस्त और सितंबर। वैसे तो पूरा अक्टूबर भी है, 30 अक्टूबर के बाद ही आपकी डेट पड़ेगी। हमारे पास 3 मंथ है अभी, ठीक है। और 3 मंथ में हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, जिससे हम अपना पेपर बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ और सभी अपनी अपनी पोस्ट ले पाएँ। दोस्तों, आपके लिए 26 क्वेश्चंस मैंने छोड़ा था। जो क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या है। तो ये प्रश्न का उत्तर मैंने आपको सोचने के लिए बोला था। मुझे लगता है सभी ने उसका आंसर सोच के रखा होगा। तो उसका आंसर को जो है एक्सप्लेन हम यहाँ पर करेंगे। प्रश्न आपको कल हम दे चुके थे। जो आपकी 21 वीडियो थी, आज ही आपकी 22 जो है मैराथन प्रैक्टिस सेट है। और मुझे लगता है सभी को ये प्रैक्टिस सेट जो है पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर करते रहिए। जो दोस्त आज ही चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि जो आपका जो आंसर है, चलिए इसको चेक करते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा राज्यसभा में, यह पूरा आपका ये जो डिटेल है, ये पूरे आंसर की डिटेल है आपकी, ठीक है। देख लीजिए इसको अच्छे से। वर्तमान में राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 31 है, जबकि प्रदेश से लोकसभा भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 80 है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होने से पहले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट 34 थी, किंतु उत्तराखंड के अलग होने के पश्चात उत्तर प्रदेश में 31 सीटें तथा उत्तराखंड में 3 सीटें रह गई हैं। तो ये जानकारी मुझे लगता है सभी को अच्छी लगी होगी और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, या फिर भारत में जो है संसदीय संप्रभुता नहीं है। दिए गए कुटकों की सहायता से सही उत्तर चुनना है। चलिए देखते हैं क्या उत्तर हो सकता है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। सोच के रखिए जल्दी से उत्तर अपना। हमारे बताने से पहले आप अपना उत्तर सोच लीजिए। अगर आप उत्तर सोच रहे हैं कौन सा, डी, तो आप बिल्कुल सही हैं। ए गलत है और आर सही है। चलिए इसकी डिटेल चेक करते हैं। भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली भांति ही संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है क्योंकि संविधान सर्वोपरि है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में कौन सी दल बदली विरोधी कानून से संबंधित है? 19वीं सूची, 10वीं सूची, 11वीं सूची या फिर 12वीं सूची? जल्दी से आंसर सोच लीजिए। हमने सोचा है कि इसका आंसर होना चाहिए 10वीं सूची, तो आपको आंसर बिल्कुल सही लगा होगा आपका सबका। चलिए देखते हैं डिटेल। संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदली विरोधी कानून से संबंधित है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से इस अनुसूची को जोड़ा गया। तो 2003 में 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची में संशोधन कर केंद्र व राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया है। तो ये जानकारी बिल्कुल आपको पसंद आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता? जल्दी से आंसर सोच लीजिए। आप क्या इसका आंसर देने जा रहे हैं? अगर आप इसका आंसर देने जा रहे हैं तो उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करता, क्या? पूजा की समानता। तो ये आंसर आपको ठीक लगा होगा, पूजा की समानता। चलिए आगे चलते हैं, डिटेल चेक करते हैं क्या है। देख लीजिए डिटेल क्या है इसकी। भारतीय संविधान की प्रस्ताव भारतीय नागरिकों को पूजा की समानता उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये तो है, उपासना से संबंधित तो है, धर्म से संबंधित भी है, लेकिन पूजा की समानता जो उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है। तथा 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उल्लेख है, जबकि 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा एवं अवसर को भी उपलब्ध कराने का वायदा किया गया है। तो इस प्रकार से ये सारी जानकारी थी आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं।
निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बलवंत राय, संपूर्ण क्रांति चंद्रशेखर, दल विहीन लोकतंत्र जयप्रकाश नारायण, अनुशासन पर्व विनोबा भावे। तो जल्दी से आंसर सोच के रखिए। 30 का अगर आप आंसर सोचेंगे बी तो आप बिल्कुल सही हैं। इसमें संपूर्ण क्रांति चंद्रशेखर से संबंधित नहीं है। संपूर्ण क्रांति जो थी वह थी जयप्रकाश, नोट कर लीजिए आप, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आगे डिटेल चेक करते हैं, इसकी डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है, ये आप देख लेना इसको पढ़ के अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? 42वें संशोधन द्वारा शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सामान्य न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो जल्दी से आंसर सोच लीजिए, आप कौन सा आंसर इसमें सोच रहे हैं। बिल्कुल सही सोचिएगा, हमसे बिल्कुल मैच करना चाहिए, जब ही तो आपके नंबर बनेंगे, जब आप हमारे तरह ही आंसर को सोचेंगे। तो अगर आपने सोचा है सी तो आप बिल्कुल सही हैं, इसका आंसर जो है सी ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसकी डिटेल चेक करते हैं। उपरोक्त विकल्पों में सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 से आरंभ से ही है, जिसके अनुसार राज्य भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो ये सारी जानकारी आपने देखी इसके बारे में। ठीक है, पसंद आई होगी ये जानकारी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। भारत के 11वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? टी एंथर, एम एस अहलुवालिया, ए एम खुसरो, के सी पंत। 11वें वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछा है यहाँ पर, तो ये आपका जीके में भी प्रश्न बन सकता है। तो 11वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वे थे ए एम खुसरो। ठीक है, इसको चेक कर लीजिए डिटेल को। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एम खुसरो थे। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी थे, जबकि 1 अप्रैल 2020 31 मार्च 2025 तक के लिए गठित किए गए वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह हैं। ठीक है, ये जानकारी बहुत ही उम्दा जानकारी है, जीके में भी आपका प्रश्न जो है बन सकता है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का मापदंड नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में विनिवेश, आयात शुल्क में कमी, रुपयों को परिवर्तनशील बनाना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वच्छता पूर्वक आने देना। तो कौन सा वैश्वीकरण का मापदंड नहीं है, ये अच्छे से देख लेना कि नहीं पूछा है। तो चेक करिए आंसर इसका अगर आप लगा रहे हैं 33 का ए तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसका जो है आंसर ये होगा, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में विनिवेश। ठीक है, चलिए डिटेल चेक करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में विनिवेश पर वैश्वीकरण का मापदंड नहीं है, जबकि आयात शुल्क में कमी, रुपयों को परिवर्तनीय बनाना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वच्छता पूर्वक अपने आने देना वैश्वीकरण के तहत आता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तन किया जा सकता है किसमें? राज्य के विधि द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, या फिर उपरोक्त किसी के द्वारा नहीं। जल्दी बताइए, आंसर सोच के रखिए। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं? 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो ये कह रहा है उपरोक्त किसी के भी द्वारा नहीं। आंसर इसका आपका ये होगा। ठीक है, चलिए आगे चेक करते हैं। इसका उत्तर अनुच्छेद के 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा सहित अन्य विधिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्च न्यायालय सिट निकाला करता है, साथ ही निर्देश दे सकता है। इस संबंध में दिए गए निर्देश उपयुक्त विकल्पों में से किसी के द्वारा परिवर्तन नहीं किए जा सकते। तो इसका मतलब इसमें से कोई सा भी सही नहीं था। अगला प्रश्न है, भारत के वाणिज्य बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी जानी जाती है? नरसिम्हन समिति, रेड्डी कमेटी, रंगराजन कमेटी, गोई पोरिया कमेटी। भारत के वाणिज्य बैंकों की ग्राहक के सेवा के बारे में बनी कमेटी जानी जाती है, बताइए।
तो आंसर अगर आपने लगाया है इसमें डी, गाइपोरिया कमेटी, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए डिटेल चेक करते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको देख लीजिए आप ध्यान से और इसको लिख लीजिए अगर आपको लगता है कि ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, 1991 प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में गया है? 99 में पूछा है इसने। कोर व अवस्थापन क्षेत्र, उपयोग वस्तु क्षेत्र, पूंजीगत वस्तु क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र। तो 36 में अगर आप लगा रहे हैं डी, सेवा क्षेत्र, तो आप बिल्कुल सही हैं। इसका जो है उत्तर यही सही जाएगा। चलिए डिटेल चेक करते हैं। 1991 में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र में गया है। अक्टूबर 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में 639 अरब रुपये एफडीआई पर अंतर प्रवाह के साथ सेवा क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह क्षेत्र बना हुआ है। तो बहुत ही उम्दा जानकारी। आपको कौन से पता है आपको कहाँ से लिया गया है? ये आपके लिया गया है अर्थव्यवस्था से। मैंने कहा था ना आपके मिक्स हैं यहाँ पर प्रश्न। अगला प्रश्न है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला? चतुर्थ योजना, पांचवी योजना, छठी योजना, आठवीं योजना। कौन सी पंचवर्षीय जो योजनाएं होते हैं उसमें से जो आपका था ग्रामीण विकास से संबंधित कौन सी योजना का इसका उद्देश्य था? तो उत्तर आपने सोचा होगा। आंसर अगर आप लगा रहे हैं छठी योजना, तो आप बिल्कुल सही हैं। इसका यही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं इसकी डिटेल। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1980 से 85 तक चली, इसमें फैला। इस कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा सन 1980 के दौरान लागू किया गया। IRDP के उद्देश्य गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ उनके कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करना है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा जिसका है वह है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का, ठीक है, किसका है? निर्यात से प्राप्ति की बचतें, अनिवासी भारतीयों की जमा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक द्वारा दिया गया अनुदान, स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश। तो ये जो है कॉमर्स वाले तो एकदम से इसको लगा ही लेंगे। उसका आंसर तो क्या हो सकता है? इसका आंसर जल्दी से सोचिए। अगर आपने सोचा है इसमें आंसर डी, तो आप बिल्कुल सही हैं। इसमें क्या हो सकता है? स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश। चलिए इसकी डिटेल चेक करते हैं। प्रश्न काल में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश का है। यह विदेशी मुद्रा भंडार के 4 मदों में से एक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति का हिस्सा है। इसका कारण है कि विदेशी निवेशकों द्वारा बड़ी परियोजना में बड़ी मात्रा में प्रत्यक्ष निवेश तथा शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार पर भरोसा जताते हुए बड़ी मात्रा में पोर्टफोलियो निवेश। रिजर्व बैंक द्वारा 20 दिसंबर 2019 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा में सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति रही, जो 31.1 करोड़ डॉलर की वृद्धि के साथ 422.73 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 454.95 अरब डॉलर रहा। तो ये जानकारी बहुत ही अच्छी थी और बहुत अच्छे से इसमें समझाया, इसको ज़रूर देख लीजिए। भारतीय विकास परिषद का मुख्यतः संबंध होता है, किससे संबंध होता है ये आपको बताना है। पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से, ग्राम विकास परियोजना योजनाओं के क्रियान्वयन से, विकास परियोजनाओं के निर्माण से या केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से। तो इसको आपने अच्छे से देख लिया होगा। क्या है प्रश्न का उत्तर? लगा लीजिए जल्दी से। अगर आप लगा रहे हैं इसमें ए, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए डिटेल चेक करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध मुख्य पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से होता है। राष्ट्रीय परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 यानी कि 6 अगस्त 1952 को की गई। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। अभी तक आपने जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसके बारे में सुना था, लेकिन शायद आप नहीं जान पाए थे कि इसमें कौन इसका अध्यक्ष होता है, कौन इसके सदस्य होते हैं। तो अब इसके यहाँ की पूरी जानकारी आपको मिल गई है, तो इसको आप नोट डाउन भी ज़रूर करें, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं इस तरह के।
अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी विनिमय दोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास विद्यमान स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां सम्मिलित होती हैं। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर इसमें सम्मिलित नहीं है होते हैं। इसे भारतीय रिजर्व बैंक में रखा जाता है, या फिर भारतीय विदेशी विनिमय की इस वर्तमान स्थिति संतोषप्रद है। तो इसमें क्या पूछना, सत्य नहीं है के बारे में पूछा है। तो इसमें जो सत्य नहीं है वह जो है बी नहीं है, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। चलिए डिटेल चेक करते हैं। विदेशी विनिमय कोष मुख्यतः 4 मदें शामिल की जाती हैं। ठीक है, विदेशी मुद्रा, संपत्ति सोना, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर एम रिजर्व एमआईएफ में पोजीशन में है। ठीक है, तो ये इसकी डिटेल है। मुझे लगता है डिटेल अच्छे से आपको पसंद में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में इस कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्र गति से भ्रमण करती है। पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती है जब वह सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। प्रश्न समझिए कहाँ से लिया गया है, आपकी ज्योग्राफी से है। चलिए देखते हैं। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो बता दीजिए जल्दी से आंसर, सोचा क्या है आपने? अगर सोचा है आपने ए तो आप बिल्कुल सही हैं, ए आपका आंसर सही है। इसको ध्यान से देख लीजिए, ए आपका यहाँ पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसकी डिटेल चेक करते हैं। उपरोक्त प्रश्न में कथन ए तथा दोनों सही हैं, यहाँ पर चेक करिए इसको अच्छे से। तथा आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि पृथ्वी की गति तब सर्वोच्च होती है जब सूर्य की निकटतम दूरी पर होती है। हम जानते हैं कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में शीत ऋतु में जून की अपेक्षा अधिक नज़दीकी होती है, इसलिए पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्र गति से भ्रमण करती है, उसमें कोई भी उसके रुकावट नहीं आती है। चलिए आगे चलते हैं। गोमती कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया? ठीक है, गोमती कार्य योजना के अंतर्गत पूछा गया है। जौनपुर, लखनऊ, सीतापुर, सुल्तानपुर, बताइए कहाँ पर पड़ेगा ये आपका आंसर? तो आपका आंसर अगर पड़ रहा है आपका सीतापुर तो बिल्कुल आप सही हैं, इसका आंसर होगा सीतापुर। ठीक है, चलिए डिटेल चेक करते हैं। गोमती नदी को घरेलू सीवेज से मुक्त करने हेतु गोमती कार्य योजना का भारत सरकार द्वारा पर्यावरण व वन मंत्रालय के सहयोग से वर्ष 1993 में प्रारंभ किया गया। उपरोक्त विकल्पों में से सीतापुर में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया, बाकी शहरों पर दिया गया। ठीक है, तो डिटेल बहुत अच्छी है, नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, देश में जो विश्व के पर्यटक यातायात में अग्रणी है वह कौन से हैं? देश में जो विश्व के पर्यटक यातायात, इसको देख लीजिए आराम से, यहाँ पर ये पूरा आपका आंसर भी है और आपका ये क्वेश्चंस भी है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं, कौन से हैं? यहाँ पर लगाना है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। डी बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आपने दोस्तों की चेक की, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश तो आएगा ही। और उसके बाद आपको पता ही है कि यहाँ पर कौन जो है सर्वाधिक गन्ना उगा सकते हैं या होता है। तो अगर आप उत्तर लगा रहे हैं इसमें कौन सा, अगर आप उत्तर लगा रहे हैं इसमें बी, तो आप बिल्कुल सही हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सर्वाधिक होता है। यहाँ पर डिटेल है, इसको चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, घास का मैदान पारिस्थितिक तंत्र, पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र, सामुदायिक पारिस्थितिक तंत्र। 45 का जल्दी से सोच लीजिए आंसर। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा सर्वाधिक फैला हुआ है क्षेत्र पर? तो सभी को पता है कि पृथ्वी का कितना भाग जो है कहाँ से ढका है और किस चीज़ से नहीं। तो ये आंसर मुझे लगता है सभी की समझ में इसका आ गया होगा। कौन सा होगा? सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र। कितने हिस्से में फैला हुआ है पता है ना सबको, सब पढ़ चुके हैं इसके बारे में। सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। यह पृथ्वी के लगभग 71 भाग पर पाया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग टी एस टांसले द्वारा किया गया था।
बहुत अच्छा, ये ज्योग्राफी से संबंधित आपकी बहुत ही अच्छी जानकारी है, इसको नोट डाउन जरूर करें। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। किसमें दर्शाती हैं? कृषि में, उद्योग में, व्यापार तथा वाणिज्य में, या फिर सेवाओं में। तो आंसर तो ये क्वेश्चंस तो वैसे भी बहुत आपके लिए बहुत ही उम्दा है, आपके उसके लिए एग्ज़ाम के लिए। तो जल्दी से सोच लीजिए आंसर क्या सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं डी, तो आप बिल्कुल सही हैं। डी इसका आंसर सेवाओं में संभावनाएं निराशाजनक। ठीक है, चलिए डिटेल चेक करते हैं क्यों ऐसा है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ सेवाओं में निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। चलिए सूची 1, सूची 2, इधर देश है, इधर राजधानियां हैं, देख लेना इसको। यहाँ पर बहुत अच्छा ये है, आपको मैं इसका आंसर बता देती हूँ। कूट में कौन सा बैठेगा? इसका कूट में आपका आंसर बैठेगा सी, सही सुमेलित। ठीक है, 4 4 1 2 3 यहाँ पर बैठेगा इसका 4 1 2 3। इसको मैच कर लीजिए और इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसकी पूरी डिटेल है, इसको देख लेना आप आराम से। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? बहुत अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चना, मसूर या फिर अरहर या फिर मूंग, किसकी अवधि न्यूनतम के बारे में ये पूछ रहे हैं। चना है, मसूर है, अरहर है या फिर मूंग है। तो उत्तर प्रदेश के प्रश्न तो मैंने एक अलग से वीडियो आपके बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी और आप जाकर चेक करेंगे। वहाँ पर उत्तर प्रदेश से ही संबंधित मैंने जो है 200 आपके जो है प्रश्न लिए हैं, उनको आप चेक करिए जाकर। तो इसका आंसर अगर आपने लगा लिया है डी, तो आप बिल्कुल सही हैं, मूंग। ठीक है, चलिए देख लेते हैं डिटेल। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में न्यूनतम अवधि मूंग की होती है। इसका सबसे अधिक क्षेत्र झांसी, फतेहपुर, वाराणसी, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ जनपदों में है। आपको इसकी जो है ये भी इन्होंने बता दिया है कि कौन सा इसका क्षेत्र पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है? थारू जनजाति के बारे में ये पूछ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के इसने पूछा है किस जनपद में। ठीक है, सीतापुर में या फिर पीलीभीत में या फिर खीरी में या फिर गोरखपुर में। जल्दी से आंसर सोचिए कौन सा है। 49 का अगर आप उत्तर लगा रहे हैं सी, खीरी, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए उत्तर देख लेते हैं इसके डिटेल। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रीबस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी जिलों के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। आपको खीरी के साथ साथ और भी पता चल गए। लखीमपुर खीरी जनपद में एक महाविद्यालय थारू जनजाति के लड़के लड़कियों की शिक्षा प्रदान करने हेतु भी स्थापित किया गया है। तो एक प्रश्न के जानकारी के साथ साथ आपको पूरी ही जानकारी इसमें प्राप्त हो गई है। चलिए चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, संत कबीर नगर, कानपुर नगर। तो जल्दी से आंसर को सोच के रखिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर जो स्टूडेंट यूपी के हैं उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन ये तो एक कहना चाहिए कॉमन प्रश्न है, ये सभी को पता होना चाहिए। तो अगर आपने लगाया है इसका गाजियाबाद, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका डिटेल क्या है। जनगणना 2000 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बसा जिला गाजियाबाद है। यहाँ का जनघनत्व कितना है? 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद क्रमशः वाराणसी है, फिर लखनऊ है, फिर संत कबीरदास नगर है, फिर कानपुर नगर का स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्थान पर उत्तर प्रदेश में एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। क्या पूछ रहे हैं? किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में नाभिकीय परियोजना है? समझ में आ गया हो ना प्रश्न। तो कहाँ है? ओबरा, पनकी, नरोरा या फिर हरदुआगंज, कौन सी है? जल्दी से इसका आंसर आपको सोच के रखना है, जल्दी से नहीं, कल तक सोचिए। आपके 50 प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी जो है ये वाले का जो उत्तर है यानी कि डिटेल है, आंसर भी और डिटेल भी नेक्स्ट वीडियो में यानी कि 23 वीडियो में आपकी लेकर आएंगे। 23 नंबर में 22 कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, करते रहिए। और जाते समय लाल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आप लाल बटन दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे
तभी आपको जो है 23 सेट मिल पाएगा। और लाइक एंड शेयर कीजिए, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके भी ये वीडियो बेनिफिशियल हो जैसे आपके लिए हुई है। तो करते रहिए लाइक एंड शेयर और हिंदी मिरर के साथ जुड़ते रहिए।